एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर कंसेप्ट्स को लेकर आजकल वीडियोस बना रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स को किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं उनकी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं वीडियो के जरिए कि उनके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। तो वीडियो बनाने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा जैसे आप वीडियो को लाइक्स देना शुरू कर दोगे। तो जैसे ही आप इस वीडियो को 500 लाइक्स देते हो तो मैं अगली कंसेप्चुअल वीडियो भी आपकी खिदमत में रख लूँगा, वो आप देख लेना। तो हमें रिक्वेस्ट आई थी बिहेवियलिज्म पोस्ट बिहेवियलिज्म पर वीडियो बनाओ। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पर भी थी, वो हमने बना दी है वीडियो। पिछली वीडियो उसी की थी, इंस्टीट्यूशनलिज्म वर्सेस न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, वो भी आप जाकर देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बिहेवियलिज्म पोस्ट बिहेवियलिज्म को चीर फाड़ कर देंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं बिहेवियलिज्म को। 1950s में ये मूवमेंट शुरू होती है। कहाँ से ये इन्फ्लुएंस होती है? पॉजिटिविज्म से होती है। पॉजिटिविज्म कब आता है? 1920s में आता है। अब आप कहोगे सर पॉजिटिविज्म क्या है, ये भी समझा दूँ। इससे पहले आप कमेंट करूँ, मैं बता दूं कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को लेकर वीडियो बना दी है, चैनल पर जाकर आप देख सकते। तो चैनल पर थोड़ा सा घूमते फिरते रहा करो, पता चलता रहता है कौन कौन सी वीडियो वहाँ पर आ रखी है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब बात करते हैं डेविड ईस्टन की, मेन नायक है बिहेवियलिज्म के। क्या कहते हैं डेविड ईस्टन? डेविड ईस्टन कहते हैं बिहेवियलिज्म का सिंपली मतलब ये था, ये जो मूवमेंट है ना, इसने पॉलिटिकल साइंस को बहुत इन्फ्लुएंस किया। इसने ये कहा कि पॉलिटिकल साइंस को हम इस तरह से अब पढ़ना चाहते हैं या इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जैसे नेचुरल साइंसेस है, जैसे फिजिक्स है, जैसे बायोलॉजी है, ये है नेचुरल साइंसेस। तो ये जैसे अपनी स्टडी कंडक्ट करते हैं ना, बड़े सिस्टमेटिक वे में करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ऐसी स्टडी हमने कम ही कंडक्ट की है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही स्टडीज़ हम कंडक्ट करना शुरू कर दें, हम ऐसे ही स्टडी करें। तो डेविड ईस्टन ये कहते हैं। तो बिहेवियलिज्म को मानने वाले ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या ही थी। पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती थी पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते आए हैं? इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ पढ़ते आए हैं। प्लेटो के आइडियाज़ पढ़ लिया, अरिस्टोटल ने क्या वो पढ़ लिया, थॉमस हॉब्स ने क्या कहा, लॉक ने क्या कहा, ऐसे अभी तक आइडियाज़ ही पढ़ते आए हैं। तो उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस कितनी है आज के टाइम पर, वो उसकी कोई बात नहीं करता। तो आज की पॉलिटिकल रियलिटी को क्या वो शो करते हैं? तो ऐसी चीज़ें वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर क्वेश्चन करते हैं बिहेवियलिज्म वाले। वो एक ही सिंपल क्वेश्चन पर फोकस रहते हैं। वो कहते हैं वाई डू पीपल बिहेव द वे डू। ठीक है, लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं जैसे वो करते हैं। ये आपको होगा सर ये तो क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, हम तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हमने बिहेवियर थोड़ी ना नोट करना है क्या लोग बिहेव करते हैं, करे जो मर्जी, हमें क्या मतलब है। तो यहाँ पर बिहेवियर का मतलब ये है वोटिंग बिहेवियर को लेकर, कैसे वोटर जो है डिसीजन लेते हैं वोट करते वक्त। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बिहेव करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बिहेव करेंगी, कौन से डिसीजन ले रही है, कौन से एक्शन ले रही है। तो इन्होंने कहा कि देखो दो चीज़ों पर फोकस करना चाहिए हमें। सबसे पहली चीज़ इन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे और हम ग्रुप लेवल पर भी ऑब्जर्व करेंगे। तो वोटिंग बिहेवियर इंडिविजुअल का जज दिया कि वो वोट देता है, किस बेसिस पे देता है, क्यों देता है, कैसे डिसीजन लेता है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जो है उस पर कवर होगी। ग्रुप लेवल पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टडी कर लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कैसे वर्क कर रही है, कैसे डिसीजन लेती है, किसके साथ कोलिशन कर रही है, किसके साथ नहीं कर रही है, उनकी मीटिंग्स में कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं, उस पार्टी के आइडियोलॉजी क्या है, वो कैसे बिल्स या कैसे लॉज लेकर आती है। ये सारी स्टडीज़ को बिहेवियलिज्म नोट करता है। दूसरी चीज़ है कि हम एम्पिरिकली टेस्ट भी करेंगे। अब मतलब हम जो एक्सप्लेन करेंगे ना, तो हवा में बातें नहीं करेंगे जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में था। तो हम जो है फिलॉसफिकल बातें नहीं करेंगे, हम जो भी थ्योरी देंगे उसको आप टेस्ट कर सकते हो। किसी एक स्टेट की स्टडी अगर हमने की है तो आप दूसरी स्टेट में जाकर टेस्ट करो, किसी तीसरी कंट्री में जाकर टेस्ट करो, तो वहाँ पर भी वो टेस्टिंग के रिजल्ट वैसे ही आएंगे। इस तरह से हम जो है पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस बना देंगे, ये बिहेवियलिज्म दावा करता आया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ नोट कर ले, चार्ल्स मरियम को कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि बिहेवियलिज्म की मूवमेंट्स हर सब्जेक्ट्स में देखने को हमें मिली है। तो पॉलिटिकल साइंस में इसकी जो शुरुआत करते हैं वो चार्ल्स मरियम करते हैं। चलिए अब समझते हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ बिहेवियलिज्म। डेविड ईस्टन ने दिया था। देखो डेविड ईस्टन हमें बिहेवियलिज्म को समझा रहे। डेविड ईस्टन बिहेवियलिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। वो समझाना चाहते हैं कि कैसे बिहेवियलिज्म में क्या क्या चीज़ें नहीं है, हमने अब पॉलिटिकल साइंस पढ़नी कैसी है वो समझा रहे हैं। तो उन चीज़ों के लिए वो नाम रखते हैं 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन। ये आपके लिए फाउंडेशन स्टोन है। इसके बिना आप पॉलिटिकल साइंस सही तरीके से पढ़ ही नहीं सकते। पढ़ नहीं सकते मतलब क्या है कि आप स्टडी नहीं कर सकते, आप रिसर्च नहीं कर सकते, ये मतलब है। तो ये चीज़ें आपको समझ में ज़रूरी होनी चाहिए। पहली चीज़ रेगुलरिटीज़ और यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब ये है कि आपने कोई थ्योरी एक्सप्रेस की है, कोई थ्योरी बिल्ड की है, जनरेट की है, तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रेगुलरिटी मिलनी चाहिए।
फॉर एग्जांपल आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप क्या स्टडी करोगे, आप कहोगे कि मुझे लगता है कि जो रिलीजन है वो इन्फ्लुएंस करता है वोटिंग बिहेवियर को। वोट देते वक्त लोग जो है रिलीजन के बारे में सोचते हैं, ध्यान रखते हैं, उसी कैंडिडेट को जब वोट देंगे तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो आपने एक ये थ्योरी दे दी अब, तो डेविड ईस्टन कहते हैं अब थ्योरी दे दी है तो थ्योरी को वेरीफाई भी करेंगे। ऐसी थ्योरी को वेरीफाई कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि आपने किसी एक स्टेट में जो है अपनी थ्योरी बिल्ड की है, डाटा लिया था किसी एक स्टेट से, आपने यूपी की स्टडी की है, तो हम जाकर उसको दूसरी अलग अलग स्टेट में टेस्ट करेंगे, हम उत्तराखंड में टेस्ट करेंगे, हम हरियाणा में टेस्ट करेंगे। तो जब सब जगह एक ही तरह के रिजल्ट आएंगे तो तभी हम मानेंगे आपकी थ्योरी जो है वो सही है। तो वेरिफिकेशन जरूर होगी आपकी थ्योरी की। तीसरी चीज़ डेविड ईस्टन कहते हैं टेक्निक्स, जिसका मतलब है डाटा को कैसे कलेक्ट किया जा रहा है। क्या कर रहे हो आप, सर्वे कर रहे हो, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो डाटा कलेक्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। चौथी चीज़ है क्वांटिफिकेशन एंड मेजरमेंट इन द रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब डाटा को क्वांटिफाई कैसे करना है, रीड कैसे करना है। अब जो क्वांटिफिकेशन पर स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी अपनी पीएचडी रिसर्च में करेंगे तो बहुत सारे वो मेथड लगाएंगे, जैसे कि गिनी कोफिशिएंट होता है वो लगा कर देखेंगे। तो ऐसे जो डाटा होते हैं, जो टूल होते हैं, उनको लगाएंगे डाटा को क्वांटिफाई करने के लिए। वैल्यूज़ फ्री होनी चाहिए आपकी स्टडी। फिफ्थ पॉइंट डेविड ईस्टन ये कहते हैं वैल्यू फ्री कैसे होनी चाहिए। भाई मैं स्टडी कर रहा था कि रिलीजन जो है वोटिंग बिहेवियर पर इम्पैक्ट करता है, लेकिन मेरा डाटा जब फाइनली आया उसमें आ रहा है कि नहीं, इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो करता है, मुझे लगता है, तो इसलिए मैं उसको प्रूव करने में लग गया हूँ। तो ये गलत है, क्योंकि आपको लग रहा है, ये आपकी वैल्यू, ये आपका अपना बायस है, तो उसको स्टडी में नहीं लेकर आना। डेविड ईस्टन कहते हैं अपने वैल्यूज़ को पीछे रखो, जो डाटा बता रहा है वही माना जाएगा, वही सामने रखो। सिक्स्थ है सिस्टमेटाइजेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च जो है आपकी सिस्टमेटिक वे में कंडक्ट की जाएगी। आप पहले प्रॉब्लम डिफाइन करोगे, रिसर्च क्वेश्चन तैयार करोगे, फिर उनके बेसिस पे देखोगे कि मेरे जो रिसर्च क्वेश्चन है उसमें मेन थीम कौन सा निकल के आ रहा है, मेन टॉपिक कौन से निकल के आ रहे हैं, उसका लिटरेचर स्टडी करोगे, तो उसे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू करोगे। लिटरेचर रिव्यू करोगे, आप देखोगे कि जो ऑलरेडी स्टडी हो रखी है इस टॉपिक में, उन्होंने कौन से पॉइंट मिस किए, तो वहाँ पर आप गैप फाइंड आउट करोगे। उस गैप को आप फिल करना चाहते हो, जहाँ पर लिटरेचर साइलेंट है वहाँ पर आप अपनी रिसर्च करोगे। तो इस तरह से रिसर्च जो है सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, ये डेविड ईस्टन कह रहे हैं। फिर प्योर साइंस की बात आती है। प्योर साइंस का मतलब यहाँ पर यही है कि भाई तब तक हम अपनी स्टडी को सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं अप्लाई करेंगे जब तक हम पूरे क्लियर ना हो जाएं कि हमारी स्टडी वैलिड है, हमारी टेस्टिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो हम प्योर साइंस बना कर आएंगे। तो बार बार टेस्टिंग की जाएगी अपनी स्टडी को। फिर एर्थ आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है आप अपनी रिसर्च को दूसरी सोशल साइंसेस के साथ इंटीग्रेट करते हो। आप सोशियोलॉजी से हेल्प लेते हो, साइकोलॉजी से हेल्प लेते हो। साइकोलॉजी से कैसी हेल्प लेते हो, तो साइकोलॉजी में आप स्टडी करते हो कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में आप देखोगे कि क्या कॉग्निटिव बायसेस होने की वजह से वो वोटिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। तो लोगों के अपने बायसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या वो वोट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। ये जो 8 अब इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन है, आपने ये ध्यान रखना है कि इनको एक ही ऑर्डर में याद करना है। आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो इसको कैसे याद रखना है, आप एक निमोनिक्स याद कर लो, RVT कवस्पी। मैंने ऐसे ही याद रखा था और इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया था ये डेविड ईस्टन का, जब पूछा गया था। PYQ है, बार बार पूछा जाता है, कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लिया जाएगा। इन 8 में से 4 पूछ लिए जाएंगे, एक गलत डाल दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से गलत कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है क्या पॉलिटिकल थ्योरी डेड हो चुकी है। इस पर बहुत सी कमेंट्री आती है। तो बिहेवियरिज्म को लेकर बहुत सारे थिंकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरी पर बिल्कुल ही भरोसा छोड़ देते हैं, तो वो डिफरेंट कमेंट्रीज करते हैं। उनमें से सबसे पहला कमेंट आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी का दौर चला गया, डिक्लाइन हो चुकी है। कौन कहता है? कॉबर्न एंड ईस्टन कहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, पॉलिटिकल थ्योरी डेड हो चुकी है, मर ही चुकी है। लैसलेट और डाल कहते हैं। रेमर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इन डॉग हाउस। डॉग हाउस का मतलब है आपके घर के पास एक छोटा सा घर बना है, किसका? डॉग का बना है, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, निगलेक्ट ही कर दिया गया। तो रेमर ये कहना चाहते हैं। फिर आती है पॉलिटिकल थ्योरी जो और थिंकर प्रैक्टिस करते थे, जैसे कि विलियम डनिंग हो गया, चार्ल्स H मैक्लेवन हो गया, GH सबाइन हो गया। तो ये क्या करते थे प्रैक्टिस? ये हिस्टोरिसिज्म प्रैक्टिस करते थे। प्लेटो के आइडिया पढ़ लिए, मार्क्स के आइडिया पढ़ लिए, तो आइडियाज़ की हिस्ट्री को ट्रेस किया जाता था, तब से लेकर अब तक आइडियाज़ कैसे डेवलप हो रहे हैं, क्या क्या डिफरेंट व्यूज़ है सबके उस आइडियाज़ को लेकर। तो ये है हिस्टोरिसिज्म। तो हिस्टोरिसिज्म ने पॉलिटिकल थ्योरी को डुबा दिया है, ये बिहेवियरिज्म वाले कहते थे। इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बहुत काम आएगा।
ऐसे PYQ बार बार पूछे जाते हैं। बिहेवियरिज्म से कोई क्वेश्चन आएगा, जहाँ तो डेविड ईस्टन के 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन से आएगा, या इस क्रिटिकल थ्योरी डेट से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं पोस्ट बिहेवियरिज्म को। हैम्पल और पॉपर जैसे वो थिंकर थे जो बिहेवियरलिज्म को रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। क्या कहकर? नैरो इंडक्शनिस्ट व्यू कहकर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। नैरो इंडक्शनिस्ट व्यू इसे क्यों कहा? कहते देखो बिहेवियरलिज्म बहुत ही ज़्यादा इंडक्शन मेथड पर डिपेंडेड है। इंडक्शन मेथड क्या होता है? आप बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हो, फैक्ट्स को रीड कर रहे हो, फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली जो थ्योरी आ रही है उसको बता रहे हो। कहते इतना ज़्यादा प्योरली फैक्चुअल चीज़ों पर अगर बात करने लगोगे तो पॉलिटिकल साइंस को आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे। वो कहते हैं पहली बात तो ये फैक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, दूसरी चीज़ है सारे फैक्ट्स आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इन चीज़ों को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। 1969 में फिर तख्ता पलट होता है। क्या होता है? डेविड ईस्टन कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में एक और नई रेवोल्यूशन आ गई है, उसको वो नाम देते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म का। पोस्ट बिहेवियरलिज्म आ गया और डेविड ईस्टन ही जाने जाते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म के फादर पॉलिटिकल साइंस में। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देखो हमने साइंटिफिक मेथड पर बहुत ज़्यादा काम कर लिया, हमने एम्पिरिकल थ्योरी पर बहुत ज़्यादा काम कर लिया, हमने डाटा कलेक्ट कर लिए, फैक्ट्स पे स्टडी कर ली, हमने पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस की बनाने में बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें एक चीज़ तो भूली गई कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है किसी डिसिप्लिन की। उस डिसिप्लिन ने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को उठाना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल उस पर काम कर रहे हैं उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को लेकर। वो सारी चीज़ें तो हमने इग्नोर ही कर दी है। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म ये भी सारी चीज़ों की बात करता है, जो आगे चलकर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या बातें करता है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म को अगर अच्छे से समझना है ना, तो डेविड ईस्टन ने एक कंसेप्ट दिया, उसे कहते हैं क्रीडो ऑफ रेलेवेंस। क्रीडो ऑफ रेलेवेंस क्या है? वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 फीचर देते हैं, वो हमने समझना है एक एक करके, उसी को क्रीडो ऑफ रेलेवेंस कहते हैं। ये PYQ है, बहुत बार पूछा जाता है, दोबारा पूछा जा सकता है। पहला है सब्सटेंस आवर टेक्निक, कि पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च में हम सब्सटेंस पर फोकस करेंगे, टेक्निक्स पे नहीं। हम ये नहीं ध्यान देंगे कि भाई डाटा सही तरीके से कलेक्ट किया, डाटा किस तरह से कलेक्ट किया, कैसे स्टडी की गई, कौन सी रिपोर्ट्स को स्टडी किया। हमने ज़्यादा टेक्निक्स पर फोकस नहीं करना, सब्सटेंस पर फोकस करना है। क्या फोकस करना है भाई? जो स्टडी हमने की है वो कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि सिर्फ टेक्निक्स पर ही हम फोकस रह गए। तो सब्सटेंस कहाँ है? सब्सटेंस पर फोकस करना है। दूसरा है सोशल चेंज पर हमने कोशिश करनी है कि हम जोर दें, क्योंकि बिहेवियरलिज्म की थ्योरी क्या करती थी? सोशल प्रिजर्वेशन पे जोर देती थी। डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम आप पढ़ लीजिए, वो स्टेटस क्वो की बात करता है। वो कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे जो है प्रिजर्व रहना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए, कैसे उसमें गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, रेवोल्यूशन नहीं आनी चाहिए, सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। वो स्टेबिलिटी की बातें करता था बिहेवियरलिज्म। लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो सोशल चेंज की बात करेगा, वो एक अच्छे चेंज की बात करेगा। रेवोल्यूशन भी आती है, अच्छे के लिए आती है तो आनी चाहिए, तो सोशल चेंज पर वो एम्फेसिस करेगा। वो चाहेगा सोसाइटी में रिफॉर्म्स आए, बदलाव आए, तो स्टेबिलिटी की बातें नहीं करेगा, रियलिटी पे स्ट्रेस देगा। अब आप कहोगे कि बिहेवियरलिज्म रियलिटी पे फोकस नहीं करता था। भाई वो रियलिटी पे फोकस करता था, लेकिन कैसे? ग्राउंड लेवल से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था। तो इंटेलेक्चुअल स्टडी करने जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं, ठीक है, अपनी मोटर बाइक्स में जाते हैं, स्लम एरियाज़ में जाते हैं, क्या ही ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़े होंगे। वापस वहाँ से डाटा लेकर अपने AC वाले रूम में बैठ के सोचते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, सिगार स्मोक करते हैं। तो ये कहते थे कि भाई आप इंटेलेक्चुअल जो है वो जुड़े हुए नहीं हो रियलिटी से, आप दूर हो, आप ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं कर रहे। जैसे एक्टिविस्ट वर्क करते हो, आप वैसे नहीं हो, तो रियलिटी से आप दूर ही हो, आप सिर्फ अपनी किताबों की दुनिया में, डाटा की दुनिया में खोए रहते हो। तो ये क्रिटिसिज्म कह रहे थे। दूसरी इसमें कहते हैं कि हमें भाई पॉलिटिकल साइंस में वैल्यूज़ को री इंट्रोड्यूस करना होगा। आपने इतना ज़्यादा बिहेवियरलिज्म वालों ने स्ट्रेस किया है वैल्यू फ्री पर कि पॉलिटिकल फिलॉसफी को ही आप ख़त्म करने पर तुल गए हो। पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल आइडियाज़, भाई इससे ही तो आज का समाज बिल्ड हुआ है। उन्होंने अगर पुराने थिंकर्स ने इक्वालिटीज़ पर, जस्टिस पर, ठीक है, लिबर्टी पर विचार ना की होती, थ्योरीज ना दी होती, फिलॉसफी ना दी होती, तो आज किस तरह के राइट्स होते, आज किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता। तो इसलिए भाई वैल्यूज़ पर ध्यान दीजिए, वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं 5 नंबर फीचर की। इसमें कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ पे ध्यान दीजिए। बात वही है, वही 5th में स्ट्रेस की जा रही है, 4th में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, 5th में ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन वैल्यूज़ पे फोकस करो। 6th पॉइंट पे ये कह रहे हैं कि भाई एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च लेकर आओ। एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च का मतलब क्या है? कि आपकी स्टडी जो है, ठीक है, PhD में रिसर्च कर रहे हो तो आपकी थीसिस लाइब्रेरी में धूल ना चाट रहे हो, रैदर वो इस तरह की स्टडी हो कि एक्शन क्या लिया जाए।
अब इसके बाद क्या करना चाहिए, कौन करेगा, तो एक्शन ओरिएंटेड है, कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी फाइंडिंग्स, ये सारी चीज़ें भी तो उसमें होनी चाहिए। एम्फेसिस किया गया है कि हमने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, बस ये फोकस करके चलो। फिर इसमें कहते हैं कि हमें जो है पॉलिटिकल साइंस एज ए प्रोफेशन उस डिसिप्लिन को पोलिटिसाइज करना चाहिए। पोलिटिसाइज करने का मतलब यही है, तो सोसाइटी को लेकर इंटेलेक्चुअल की, रिसर्चर की, स्कॉलर की, ठीक है, प्रोफेसर्स की जिम्मेदारियां बनती है कुछ, तो ये सारी चीज़ें उन्हें समझनी होगी। तो हमें इस प्रोफेशन को, बिहेवियरिज्म कहता तो पोलिटिसाइज नहीं करना, प्योर हमने फैक्ट पर स्टडी करनी है, रिजल्ट देने या हमारा काम वहीं पर ख़त्म होता है। कहते नहीं, हमने उसको पोलिटिसाइज भी करना है। भैया अगर एसोसिएशन, यूनियन बनानी पड़े, ठीक है, सरकार पर दबाव भी डालना पड़े, एक प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करना पड़े, करो, पोलिटिसाइज करो। सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करना पोस्ट बिहेवियरिज्म का मेन मकसद है, जिस तरह से भी हो करनी चाहिए, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट और उसके कुछ फैक्ट भी क्लियर हो गए होंगे कि बिहेवियरिज्म किन चीज़ों की बात करता है, पोस्ट बिहेवियरिज्म किन चीज़ों की बात करता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। इससे एग्जाम में स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, कोई और क्वेश्चन आता है, फैक्ट बेस आता है, तो आप निकालोगे, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन ये वीडियो एक काम करते हैं इंट्रोडक्शन के पर्पस से, कि कोई टॉपिक है, आपने शुरुआत करनी है कि पढ़ना है, तो आपने मेरी वीडियो देख ली, अब आप डेप्थ में जाकर पढ़िए, टेक्स्ट बुक उठाइए, और रीड करना चाहते हैं और भी ज़्यादा रीड कीजिए, ठीक है, अगर टाइम मिलता है। और जाते जाते मुझे ये बता दीजिए कि और कौन से कंसेप्ट्स में दिक्कत आ रही है, कमेंट कीजिए कंसेप्ट को। बहुत सारे स्टूडेंट यूनिट का नाम लिख देते हैं कि सर यूनिट 10 कवर करा दो, यूनिट 8 कवर करा दो। मैं यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ, किस कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है वो कंसेप्ट बताओ, पूरा यूनिट ना बताओ, इतने लालची भी मत बनो, तो पढ़ा जाएगा और भी अच्छे से अगर एक एक करके कंसेप्ट लेकर आओगे। तो कंसेप्ट में प्रॉब्लम बताओ कहाँ आ रही है, कंसेप्ट को कमेंट करो, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।